गुड इवनिंग एवरीवन एंड हैप्पी न्यू ईयर। हमने पहले क्लास में कहाँ तक देख लिया था, जो सीताबर्डी का युद्ध होता है और अप्पा साहब उसमें बुरी तरीके से हारते हैं और उनको पद से हटा दिया था। यहाँ तक हम कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, अगर हम मराठा शासक का क्रम देखें छत्तीसगढ़ में, तो सबसे पहले शासक हुए बिंबाजी भोसले, दूसरे नंबर पर आ रहे हैं चिवड़ा जी, फिर तीसरे नंबर पर आए वेंको जी, फिर परसो जी, उसके बाद अप्पा साहब। ठीक, तो जो वेंको जी भोसले थे वो प्रत्यक्ष रूप से छत्तीसगढ़ आकर शासन नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, सुबह पद्धति के द्वारा छत्तीसगढ़ में शासन करते हैं। ठीक, तो छत्तीसगढ़ में सुबह शासन लागू करने वाले शासक कौन है बोलेंगे तो वेंको जी भोसले। ठीक है, या पूछे सूत्रधार कौन है तो भी कौन आएंगे, वेंको जी भोसले। वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि वो नागपुर से में ही रहकर जो छत्तीसगढ़ के शासन है उसका संचालन करना चाहते हैं, इसलिए वेंको जी भोसले ने क्या किया, छत्तीसगढ़ में सुबह शासन लागू कर दिया। ठीक, तो वेंको जी का शासनकाल कब से कब तक रहा बोलेंगे तो वेंको जी का शासनकाल रहा 1788 से लेकर 1811 तक। लेकिन वेंको जी के बाद भी जो शासक हुए उन्होंने भी सुबह शासन से ही क्या छत्तीसगढ़ के शासन का संचालन किया था। ठीक है, इसलिए अगर ये पूछा जाए कि सुबह शासन कब से कब तक रहा तो क्या बोलेंगे 1788 से लेकर 1818 तक। ठीक, तो ये जो 86 छप गया है वो है 88, आप उसको सुधार लेना। अब देखते हैं हम कि कौन कौन सूबेदार नियुक्त हुए। ठीक है, उनके शासन में क्या क्या कार्य और सूबेदार को कौन कौन अधिकार प्राप्त थे। ठीक है, तो सूबा शासन की अवधि कब से कब तक थी बोलेंगे तो 1788 से 1818 तक थी। ठीक है, और राजधानी क्या थी, रतनपुर थी, और जो सूबेदार का जो मुख्यालय था वो भी क्या था, रतनपुर था। ठीक है, सूत्रधार पूछेंगे या छत्तीसगढ़ में सुबह पद्धति का जो लागू किसने किया पूछेंगे तो कौन आएंगे, वेंको जी आएंगे। ठीक, और जो सूबेदार होते थे वो शासक नहीं थे, वो क्या थे, वो मराठा के प्रतिनिधि थे या मराठा के अधीन एक अधिकारी के रूप में यहाँ नियुक्त थे। ठीक है, और सूबेदार को कौन कौन से अधिकार प्राप्त थे तो सूबेदार को सैनिक, असैनिक, दीवानी और फौजदारी ये सभी अधिकार प्राप्त थे। सैनिक में मतलब सैनिक संबंधी जो भी कार्य है प्रबंधन करना है। ठीक है, ये सब कौन देखते थे, सूबेदार ही देखते थे। असैनिक बोले तो जितने भी प्रशासनिक कार्य है वो सब सूबेदार देखते थे। ठीक, अब देखते हैं कि कौन कौन यहाँ सूबेदार नियुक्त हुए। ठीक है, एक और क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में जो सूबेदारी पद्धति लागू करना मराठों के उपनिवेशवादी नीति को भी दर्शाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे कि क्या है जो मराठों के उपनिवेशवादी नीति को दर्शाता है तो बोलेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो सुबह शासन लागू किया गया है वो मराठों के जो है उपनिवेशवादी नीति को दर्शाता है। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन जो सूबेदार नियुक्त है उनके शासनकाल कैसे रहा। ठीक है, तो सबसे पहला जो सूबेदार हुए वो थे महिपत राव दिनकर जी, जिनका शासनकाल है 1788 से लेके 1790 तक। ठीक है, तो वेंको जी तो वहाँ नागपुर से यहाँ सुबह शासन लागू किए कौन, वेंको जी। तो जब सुबह शासन लागू किए छत्तीसगढ़ में तब यहाँ की जो सत्ता कौन संभाल रही थी, आनंदीबाई संभाल रही थी। तो आनंदीबाई और वेंको जी भोसले के बीच क्या होता है, वाद विवाद होता है कि आप यहाँ सुबह पद्धति लागू नहीं कर सकते। तब वेंको जी और जो आनंदीबाई होती है उसके बीच संधि होता है कि सूबेदार यहाँ जो भी सूबेदार यहाँ नियुक्त होंगे वो आपकी सलाह पर ही कार्य करेंगे। ठीक है, तो जब महिपत राव दिनकर सूबेदार बनते हैं तो सभी जो सारी सत्ता जो रहती है वो आनंदीबाई के हाथों में रहती है। ठीक है, और जो महिपत राव दिनकर रहते हैं वो केवल नाम के ही सूबेदार रहते हैं। ठीक है, और इन्हीं के शासनकाल में रायपुर में जो है बूढ़ा तालाब का निर्माण हुआ था। और 17 मई 1790 को यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर क्या थे, रायपुर आए थे और उन्होंने छत्तीसगढ़ की यात्रा की। ठीक, अब इनके बाद आते हैं विट्ठल राव दिनकर जी, ये दूसरे नंबर के क्या हैं, सूबेदार हैं। इनका शासनकाल कब तक रहेगा तो इनका शासनकाल था 1790 से लेकर 1796 तक। ठीक, तो इनके शासनकाल में भी एक विदेशी यात्री आते हैं जिनका नाम रहता है मिस्टर जेटी ब्लंट। ठीक, तो जो मिस्टर जेटी ब्लंट थे उन्होंने 31 मार्च को रतनपुर की यात्रा की 1795 में, और 13 मार्च 1795 में इन्होंने रायपुर की यात्रा की थी, और 13 मई
1795 में इन्होंने रतनपुर की यात्रा की। ठीक है, जो जेटी ब्लंट आए थे दोनों जगह की यात्रा की थे, कहाँ कहाँ, एक रायपुर और रतनपुर। ठीक है, और परगना पद्धति के जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो विठल राव दिनकर ही जो परगना पद्धति के जन्मदाता है, और इन्होंने क्या किया था, परगना पद्धति को लागू किया था। परगना पद्धति क्या है, देखो जहाँ कलचुरियों ने छत्तीसगढ़ को 36 गढ़ों में बांटा था। ठीक है, तो उसको उन्होंने समाप्त करके क्या किया, 27 परगनों में विभाजित किया। कितने परगनों में, 27 परगनों में विभाजित किया। और जो परगना का प्रमुख होता है उसको कमाविशदार कहते हैं, और जो कलचुरी काल में गौठिया का पद था उसको यथावत रहने दिया। ठीक, देखो अगर पूछा जाए कि परगना पद्धति के सूत्रधार कौन थे, तो बिंबाजी भोसले जो हैं वो परगना पद्धति के सूत्रधार थे। सूत्रधार मतलब शुरुआत किया था, एक पृष्ठभूमि बनाकर दिया था। ठीक है, लेकिन पूर्ण रूप से लागू कब हुआ, जब विठल राव दिनकर ने यहाँ आए और उन्होंने ही इसको पूर्ण रूप से लागू किया। ठीक, और देखो विठल राव दिनकर के ही समय ही 1795 में भोपालपट्टनम क्या हुआ, संघर्ष हुआ था। ठीक, अब इसके बाद जो होते हैं वो होते हैं भवानी कालू, ये तीसरे नंबर के हुए। ठीक, इसके शासन काल कब से कब तक रहा बोलेंगे, तो 1796 से 1797 तक कौन थे, भवानी कालू जी थे। ठीक है, और ये जो थे वो सबसे कम अवधि के लिए थे, क्योंकि ये अपने प्रतिनिधि के माध्यम से शासन करना चाहते थे। देखो मराठा ने इन्हें अपने प्रतिनिधि बनाया, और ये किसी और को अपना प्रतिनिधि बनाकर छत्तीसगढ़ भेजना चाहते थे, इसलिए इनको उनके पद से क्या किया गया था, हटा दिया गया। ठीक, उनके पद से क्या किया, उनको हटा दिए। तो सबसे कम अवधि के लिए कौन थे बोलेंगे, सूबेदार भवानी कालू। कब से कब तक, 1796 से 1797 तक। भवानी कालू के बाद आए केशव गोविंद। ठीक, केशव गोविंद का कार्यकाल देखेंगे तो 1797 से लेकर 1808 तक कौन थे, केशव गोविंद जी थे। ठीक है, और केशव गोविंद जी के समय कौन आए थे, यूरोपीय यात्री, तो केशव गोविंद जी के समय जो यूरोपीय यात्री थे वो थे कोलब्रुक। ठीक है, और जो केशव गोविंद के समय ही संबलपुर क्षेत्र को जीतकर जो मराठा साम्राज्य है उसका विस्तार किया था। ठीक है, अभी ये सब किसके अंतर्गत है, अभी ये जो सूबेदार हैं वो वेंको जी के अंतर्गत आ रहे हैं, क्योंकि वेंको जी का मृत्यु कब होता है, 1811 में। ठीक है, और हम वेंको जी के जब पढ़ रहे थे, ठीक है, तो हम देखे थे वेंको जी के समय साम्राज्य विस्तार में क्या दिखाया गया था, जो सेनापति थे रामचंद्र बाग, उन्होंने संबलपुर पर क्या किया था, अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया था। ठीक है, तो उस समय कौन थे सूबेदार, केशव गोविंद थे। ठीक है, तो केशव गोविंद ने संबलपुर को क्षेत्र कर जो मराठा क्षेत्र है उसका विस्तार किया था। ठीक है, और सरगुजा और छोटे नागपुर के मध्य क्या हुआ था, विवाद था। और इन्हीं के समय प्रथम बार जो थे पिंडारियों ने क्या किया था, आक्रमण किया रतनपुर पर, तो इन्होंने रतनपुर की जनता की रक्षा की थी। ठीक, केशव गोविंद जो थे वो सबसे लंबे समय तक सूबेदार रहे। ठीक है, सबसे कम समय तक कौन रहे, भवानी कालू, और सबसे लंबे समय तक सूबेदार कौन रहे, तो केशव गोविंद जी। इनके समय में कौन यूरोपीय यात्री आए थे, तो इनके समय में कोलब्रुक थे, वो यूरोपीय यात्री थे। ठीक है, वो आए थे केशव गोविंद के कार्यकाल के समय, संबलपुर को जीता। और जो सरगुजा और नागपुर के बीच क्या था, एक सीमा विवाद था इनके कार्यकाल में। ठीक है, और पिंडारियों का क्या हुआ, प्रथम बार आक्रमण हुआ था, केशव गोविंद ने रतनपुर के जो जनता है उसकी रक्षा की थी पिंडारी आक्रमण से। ठीक है, तो जो पिंडारी लोग क्या थे, ये 25,000 लुटेरों का एक ग्रुप था। ठीक, जिनके प्रमुख कौन थे, इनके प्रमुख थे लहवर्सिया। इनके प्रमुख कौन थे बोलेंगे, तो लहवर्सिया थे। देखो पेंड्रा जो नाम है, बोलते हैं कि पिंडारी लोग यही निवास करते थे, और इन्हीं के निवास करने के कारण इनका नाम क्या पड़ा, जो पेंड्रा स्थान है उसका नाम पड़ा पेंड्रा। ठीक है, देखो सबसे पहले पिंडारियों का आक्रमण होता है केशव गोविंद के समय। ठीक, और ये जो इनका उत्पात जो है वो चरम स्तर पर पहुंचता है बीकाजी गोपाल के समय, और इनका समाप्त कब होते हैं, यादव राव दिवाकर के समय। ठीक है, अब देखते हैं बिंको जी पिंडरी का जो शासनकाल था वो था 1808 से 1809 तक। बस इनके बारे में बस इतना ही जानकारी मिलता है और कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, बिंको जी पिंडरी का शासनकाल कब है, 1808 से 1809 तक। ठीक, इसके बाद आते हैं बीकाजी गोपाल का शासनकाल है 1809 से 1817 तक। इनका उपनाम क्या था बोलेंगे, तो इनका उपनाम था बीकाजी भाव। ठीक है, इनके समय में हमने देखा कि जो पिंडारी था उसका जो उत्पात था वो चरम स्तर पर पहुंच चुका था, जिससे छत्तीसगढ़ में लूटपाट की घटना भी हुई। और इन्होंने सरगुजा जो रियासत था वहाँ हस्तक्षेप किया।
सरगुजा और छोटे नागपुर के बीच जो सीमा विवाद था उसको इन्होंने क्या किया, सुलझाया। ठीक, और इनके जो शासनकाल के दौरान बहुत अस्थिरता थी। ठीक है, अस्थिरता कहे तो देखो, सबसे पहले अभी इनका शासनकाल कब से कब तक है, 1809 से 1817। ठीक, तो क्या हुआ, 1811 में वेंको जी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो वेंको जी की मृत्यु हो गई। वेंको जी की मृत्यु के बाद जो मराठा शासक थे रघु जी उनकी मृत्यु हुई। फिर परसो जी की मृत्यु हुई। फिर अप्पा साहब छत्तीसगढ़ के शासक के रूप में नियुक्त हुए, अंग्रेजों के साथ सहायक संधि। ये सब क्या है, बहुत क्या है, एक व्यक्ति के हाथ में शासन नहीं रहा। आते गए, मतलब लोग आए चले गए, मतलब मरते गए। इसी को बोला गया कि इनके शासनकाल में क्या हुआ, बहुत अस्थिरता थी। ठीक, जो शासक बनते गए वो थोड़े थोड़े समय के बाद क्या हो गए, मृत्यु होती गई। बीकाजी गोपाल हो गए। अब कौन आएंगे, अब आते हैं सखाराम हरी और सीताराम टाटिया। इनका शासनकाल 1817 से लेकर 1817 तक ही है। ठीक है, और जो सखाराम हरी है उनकी एक रतनपुर निवासी जो है गोली मारकर उनकी हत्या कर देते हैं। अभी देखो, अभी शासन में कौन है, अभी शासक में आ गए हैं अप्पा साहब, और अप्पा साहब को धन का बहुत लालच था, इसलिए वो सूबेदार के ऊपर दबाव डालते हैं अधिक धन एकत्र करने के लिए, और जो सूबेदार है वो जनता को प्रताड़ित करके उनसे अधिक धन लेती है। इसलिए जो रतनपुर का एक निवासी थे उन्होंने सखाराम हरी को गोली मारकर क्या कर दी, हत्या कर दी। अब देखते हैं अंतिम सूबेदार कौन हुए, तो अंतिम सूबेदार हुए यादव राव दिवाकर। तो इनका शासनकाल कब से कब तक था, तो 1817 से लेकर 1818 तक जो यादव राव दिवाकर जी हैं उनका शासनकाल रहा। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ के क्या थे, अंतिम सूबेदार थे। ठीक, और 1818 तक जो पिंडारी थे उनका अंत भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ। ठीक, फिर छत्तीसगढ़ में जो ब्रिटिश रेजिडेंट्स थे जेनकिंस, उन्होंने क्या किया, सूबा पद्धति को समाप्त कर ब्रिटिश अधीक्षकों की नियुक्ति की। ठीक है, क्या किया, छत्तीसगढ़ में जो ब्रिटिश रेजिडेंट्स थे जेनकिंस, ठीक है, उन्होंने सूबा पद्धति को समाप्त कर ब्रिटिश अधीक्षकों की नियुक्ति की। ठीक, तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि सूबेदार को कौन कौन अधिकार प्राप्त थे, कौन कौन सूबेदार यहाँ नियुक्त हुए और उनके शासनकाल में क्या क्या हुआ, ये सब हमने देखा। ठीक है, तो ये सब हमने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले वेंको जी भोसले, ठीक, सूबा पद्धति किसने लागू किया बोलेंगे, तो सूबा पद्धति लागू किया वेंको जी भोसले। सूत्रधार पूछे तो भी ये शब्दावली भी याद रखा करो ताकि पेपर में कंफ्यूज ना हो। सूत्रधार पूछे तो भी आप बोलना क्या, वेंको जी भोसले। ठीक, क्या क्या अधिकार प्राप्त थे ये भी याद रखना, क्योंकि ये कूट वाले क्वेश्चन में ये सब पूछ सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि कूट में ही पूछा जाता है। तो क्या बोलता है कि जो सूबेदार है उनके क्रम को जमाइए, तो सन तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, और क्या है इसमें इम्पोर्टेंट है, जो इनके शासनकाल के दौरान जो यूरोपीय यात्री आए हैं, ठीक है, उनको याद रखना, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन रिपीट होते हैं यहाँ से, इसलिए आप इसको अच्छे से कंप्लीट करिएगा। ठीक है, तो और जिसके भी शासनकाल में कुछ विशेष हुआ है, जैसे कि विट्ठल राव दिनकर के समय परगना पद्धति लागू हुआ, इसको याद रखना। ठीक, और क्रम याद रखना है, और एक ये याद रखना कि सबसे कम समय के लिए कौन था और सबसे अधिक समय के लिए कौन था। ठीक, ये सब आप याद रखिएगा। तो अगर ये क्लास आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, धन्यवाद।